मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आई होप आप लोग अपने पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो गए इस टाइम पे। जितने भी आप लोगों ने पहले के थ्योरी वगैरह पढ़ रखे हैं, जितने न्यूमेरिकल पढ़ रखे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। इस टाइम पे बच्चों रिवीजन ही सबसे मेन होने वाला है। आपको जितना ज्यादा आप रिवीजन कर पाओगे उतना ही अच्छा आप आने वाले एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और उसके साथ फिर कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस। तो हम लोगों ने बहुत तरीके के क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब बात आती है बच्चों की, कई लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अब जो हमारे सीबीएसई के पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से जो 4 आ रहे हैं आपके अजर्सन रीजन टाइप के। तो कई बच्चे जो है बताते हैं कि उनको अजर्सन रीजन में काफी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको अजर्सन रीजन के अलग से फिजिक्स के सभी टॉपिक से रिलेटेड मैं लगभग 50 क्वेश्चन आज लेकर आया हूं और डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और भी क्वेश्चन को बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आई होप आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है, अजर्सन। तो मैंने बताया बच्चों कि आप लोगों को कि अजर्सन और रीजन सॉल्व करने का एक तरीका है। कैसे सर? आप मान लीजिए कि 2 पर्सन है, एक है अजर्सन और एक है रीजन, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ कि ये जो पर्सन है ये जो बोला है वो सही है कि नहीं, और ये जो दूसरा पर्सन है वो जो बोला है वो सही है कि नहीं। सबसे पहला तो आप यही चेक करोगे कि पहले ये दोनों व्यक्ति जो है वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर ये दोनों सही बोल रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों सही बोल रहे हैं तब इनके बीच दोस्ती होने का चांस रहेगा, है ना। और दोस्ती कब होगा बच्चों? जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन का सपोर्ट करता है। इट मींस कि अगर जो रीजन वाला है ये जो बोल रहा होगा और ये जो बोल रहा होगा ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, है ना, तो ये इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी। तो फिर ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगर जो बच्चों अजर्सन ये पहला व्यक्ति जो भी चीज बोला ये दूसरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फिर इन दोनों में दोस्ती नहीं होगी। तब कौन सा ऑप्शन सही होने का चांस रहेगा? बी, तब ये नहीं। और अगर बच्चों सबसे सिंपल तरीका या सबसे सिंपल तब होगा जब इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा होगा। या तो ए झूठ बोल रहा है या तो बी। अगर बच्चों ए झूठ बोल रहा है तब तो ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। अगर बच्चों ये जो आर झूठ बोल रहा होगा तब ए इज ट्रू होगा और आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि कौन क्या करने वाला है यहाँ पे। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये दोनों पर्सन सही बोल रहे हैं कि नहीं। क्या कर रहा है पहला व्यक्ति जो है वो अजर्सन, कह रहा है कि ऑल एलॉय आर कॉमनली यूज इन अ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ईटीसी। तो बच्चों ये बोल रहा है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, जो मतलब हीटिंग वाले डिवाइसेज हैं, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका यूज होता है बनाने के लिए? एलॉय का, ठीक है। तो ये सही बात है, ठीक है, हम लोग एलॉय ही यूज करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैंने बताया होगा कि आयरन रहता है उसमें जो है नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है, जो कि निकिल और क्रोमियम का क्या होता है, और मिक्स होता है, ठीक है। एलॉय क्या होते हैं? 2 मेटल से बने रहते हैं, है ना। फिर तो पहला व्यक्ति तो सही बोल रहा है, ठीक। अब चेक करते हैं कि दूसरा सही बोल रहा है कि नहीं। दूसरा कह रहा है एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मतलब कि बर्न होना, ठीक है, मतलब कोई चीज जल जाए, इसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करा, ठीक है। रीडली एट हाई टेम्परेचर जो है एलॉय बच्चों जो है हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते इजिली, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है, ये भी सही बोला है। जबकि मेटल्स हो जाते हैं, है ना। मेटल जैसे आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को बच्चों बर्न करके देखा होगा, वहां पे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है ना, तो ये फिर वो बर्न कर जाता है। लेकिन जो एलॉय होते हैं, जो आप देखोगे नाइक्रोम का वायर होता है जो हीटर वगैरह में, वो देखोगे बर्न नहीं होगा, वो बस केवल हीट होगा, है ना, बर्न नहीं होता। तो यहाँ पे ये दोनों पर्सन सही है। मैंने बोला जब ये दोनों पर्सन सही हैं तब ऑप्शन ए और बी में से कोई एक सही होगा, ठीक है। उसमें से भी देखिए बच्चों, ये ऊपर जो कहा है ना,
ये कह रहा है कि जो अलाई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होते। तो ये सपोर्ट तो कर रहा है, रीजन जो है क्या एजर्सन का सपोर्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों में दोस्ती हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बच्चों, ए। ठीक है, अब मैं इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ओके, चलिए फिर देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। एजर्सन क्या कर रहा है, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। सही बात है, हम लोगों ने वहां पे पढ़ा होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ऐसे भी बोलते हैं, है ना। तो हम फिर यहाँ पे इन दोनों को क्लब करके लिखते हैं, तो बोलते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। फिर यही आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है और क्या आता है, रो L अपॉन में A। और जहां पे रो आपका क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, है ना, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिस भी मटेरियल का कंडक्टर या आपका वायर बना रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद होगा। तो पहला व्यक्ति तो सही है, देखते हैं दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम अपॉन मीटर। चेक कर लेते हैं क्या, यहां से आप रो की वैल्यू निकालो बच्चों, तो रो को एक साइड रखो और A को इधर मल्टीप्लाई करो, L को डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, रो इक्वल RA डिवाइड बाई L। तो अब चलो देखते हैं हम लोग, तो R का जो यूनिट होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का यूनिट, आई होप आपको पता होगा। इस टाइम पे तो ये भूल गए होगा, तो फिर तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। ओम और मीटर स्क्वायर किसका, एरिया का यूनिट, तो मीटर इंटू मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर। अपॉन में लेंथ का यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर। तो ये मीटर से 1 मीटर गया, बच क्या गया आपका, ओम इंटू मीटर, किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी का, तो ओम इंटू मीटर होगा। और ये क्या कह रहा है, ओम अपॉन में मीटर ये बोल रहा है, तो इसका मतलब ये बच्चों क्या है, ये झूठा व्यक्ति है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। एजर्सन, जब बच्चों जैसे ना अभी आप क्या करो, पॉज करके पहले सॉल्व करने का कोशिश करा करो अपने से भी, ठीक है, तब फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुना करो। आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो मेरे साथ, फिर पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं देखना चाहूंगा कि किसका जो है कितना ज्यादा से ज्यादा सही होता है, 50 में से कितने क्वेश्चन किसके सही होते हैं। ठीक है, चलिए ये आप लास्ट में भी कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपका 50 में से कितना सही हुआ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। एजर्सन क्या कर रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट। सही बात है, सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं। पहला व्यक्ति सही है, कह रहा है अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। ओके, कह रहा है कि ये जो यहाँ पे कि जो अमीटर है वो हम सीरीज में यूज करते हैं, जिस भी सर्किट में हमको करंट मेजर करना रहता है। ये भी सही बात है बच्चों, है ना, दोनों सही है, मतलब ट्रू। हाँ, मैंने बताया कि करंट मेजर करने के लिए अमीटर का यूज होता है और वो हमेशा सीरीज में यूज होता है। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज होता है, वो हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। अब बच्चों ये इसलिए है ना, ये जो है एक्सप्लेन सही कर पा रहा है क्या, कि जो है ये चीज मतलब सीरीज में जोड़ते हैं, इसलिए उसको अमीटर, मतलब इसलिए अमीटर वो होता है क्या, है ना, ऐसा एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या। ये जो रीजन दिया जा रहा है कि जो हम सीरीज में अमीटर को जोड़ते हैं इसीलिए वो करंट को मेजर कर पाता है, ऐसा जरूरी है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आप A इज ट्रू, R इज ट्रू, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स। सही बात है क्या, सही बात है बच्चों, है ना। देख लेते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं कि ये आपका एक L लेंथ और A क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपका कोई वायर है, आपने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, सॉरी थोड़ा और पतला बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रेच करोगे तो बच्चों ये क्या होगा, पतला हो जाएगा ना। आप लोगों ने बच्चों बचपन में च्युइंगम कभी निकाल के देखा था, है ना, खींचो तो वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है ना। आपने बलून वगैरह को भी आप देखो, अगर है वो जितना थिक दिख रहा है, बहुत तेज ज्यादा उसको खींच दे तो उसका
थिकनेस कम हो जाता है। तो यही मैंने किया, वायर को खींच दिया, तो इसका लेंथ जो है बच्चों क्या है 3 टाइम्स है। अब पहले के कंपेयर में 3 टाइम्स कर दिया है ना। और तो इसका एरिया मैं मान लेता हूं a'। लेकिन बच्चों अपने को पता है कि यहाँ पे एक क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्या, चाहे जितना खींच दो बच्चों, इसका एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होता है, वॉल्यूम, है ना। क्या हम लोगों ने पढ़ा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर इंटू में h। तो यही तो है ना, इसका एरिया इंटू में l क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम। तो इसका जितना वॉल्यूम यहाँ पे होगा बच्चों, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। v और v डैश क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होता, तो रख दो a इंटू एल, और वहां पे क्या होगा बच्चों 3l इंटू में a डैश। तो a डैश की वैल्यू निकालो बच्चों, यहाँ पे l से l कट गया, क्या आ गया a डैश। a डैश आ गया बच्चों आपका a अपॉन में 3, ठीक है। मतलब कि लेंथ 3 गुना हुआ तो एरिया जो है 3 गुना कम हो गया। आप याद रखोगे ये, ठीक है। और फिर अपन ने पढ़ा है बच्चों, ठीक है, इसका लेंथ ये है, एरिया a डैश आपका क्या आ गया बच्चों a अपॉन में 3। तो अब अपन अगर ये मान ले कि ये रो रेजिस्टिविटी था, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज होता नहीं है ना, मतलब मटेरियल तो चेंज होता नहीं ना, कि आप आयरन का एक रॉड है उसको खींच के गोल्ड का बना दो, मटेरियल चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो आर डैश आपका जो आएगा, आर डैश क्या आएगा बच्चों, रो, वही मटेरियल रहेगा। लेंथ अब क्या है इसका 3 टाइम्स, और एरिया क्या है ए डैश, मतलब ए अपॉन में 3 है। अब बच्चों ये 3 ऊपर चला जाएगा, मैं रो एल ए को पहले लिख रहा हूं, क्या होगा रो एल अपॉन ए, और फिर यहाँ पे 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 9, है ना। तो अब और ये बताओ बच्चों ये क्या है, शुरू में जो इसका रेजिस्टेंस होगा, है ना, अगर कोई रो दिया है, ए दिया है, एल दिया है, तो इस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस कितना होता, आर इक्वल रो एल अपॉन ए। ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सब फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होगा, और कैसे अप्लाई करना है ये सब चीज आप जानते हो। अगर डाउट है तो आप मेरे, है ना, प्लेलिस्ट में से जाके आप देखोगे, वहां पे मैंने बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल कराए हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड, पावर वोल्टेज से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको वहां पे देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ये R हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 R, तो मतलब पहले के कंपेयर में 9 टाइम्स हो गया। चलो बच्चों मैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको, है ना, ये सही है। शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि आप मानो कि अगर आपके पास कोई एक वायर है जिसका लेंथ L है, और आपने उसको खींच के उसका लेंथ n टाइम्स L कर दिया, क्या n टाइम्स L कर दिया, मतलब n गुना बढ़ा दिया उसका लेंथ, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपका रेजिस्टेंस आने वाला बच्चों R डैश, वो n स्क्वायर टाइम्स R आएगा हमेशा। R आपका क्या है, जितना इनिशियल रेजिस्टेंस रहा, मैंने कितना खींचा है बच्चों यहाँ पे 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स पहले का हो जाएगा, ठीक है। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, चलो, है ना। बस हाँ इसी तरीके के केस में करना है ना, कि जहां पे लेंथ बढ़ाया गया हो, घटाया जाएगा तो इसका उल्टा आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब पहले लेंथ मान लो जितना भी था उसका अब 1 अपॉन एन कर दिया, ठीक है, तो वो इसका उल्टा आ जाएगा, एन स्क्वायर फिर डिवाइड में आएगा। ओके, दूसरा देखते हैं बच्चों, ये क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। हाँ ये बात भी सही है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना इसके पहले कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति सही हैं, अजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। क्या ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या कि ये 9 टाइम्स क्यों हो रहा है, नहीं, केवल L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L से थोड़ी हो जा रहा है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L से थोड़ी हो जा रहा है कि ये 9 टाइम्स। आपको ये बल्कि बोलता क्या कि हाँ जो है ये तो है ही है, आपको ये बोलता कि जैसे ही लेंथ हमने 3 गुना किया तो एरिया उसका क्या हो गया, a/3 हो गया, मतलब एरिया 3 टाइम्स कम हो गया, ये बोलता क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये रीजन है, इसलिए फिर आपका रेजिस्टेंस वहां से आप बोलता कि रेजिस्टेंस जो है L के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फिर ये आप एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन बच्चों,
ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। चलिए फिर कह रहा है अजर्सन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ए डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, मैंने बताया कि रेजिस्टेंस है ना दो तरीके के, एक आपका फिक्स रेजिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है ना। मतलब कि आप उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, और उसी वेरिएबल रेजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, जिसका सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से होगा, या फिर ऐसे बना दो है ना, या फिर इस तरीके से रहेगा, तो फिर ऐसे एक वायर इसके ऊपर मूव करने वाला रहेगा। ठीक है, ये रियोस्टेट का सिंबल है जिसको हम वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ओके, तो पहला तो व्यक्ति तो सही निकला। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 1 माइक्रो, यहाँ पे क्या है 1 म्यू ए, 1 माइक्रो बोल रहा है कि 10⁻³ एम्पियर के बराबर। कतई नहीं बच्चों, ये बहुत झूठा व्यक्ति है, इस पे भरोसा नहीं करना है। क्या होता है बच्चों, 10⁻³ का मतलब मिली है ना, तो 1 मिली एम्पियर आपका मैंने बताया है स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, मिली एम्पियर। इतना 1 माइक्रो एम्पियर बच्चों, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंजिक्यूटिवली, मतलब कोई भी मतलब कई रेजिस्टेंस हो वो लगातार एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टेड हो। ठीक है, कह रहा दे आर सेड टू बी इन सीरीज, सही बात है, बिल्कुल सही। फिर कह रहा रीजन इन केस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज, सही बात है बच्चों। अगर हमको जितना रेजिस्टेंस है ना, कई सारे रेजिस्टेंस दे दिया जाए और बोला जाए कि आप एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाओ जो कि इन सभी के वैल्यू से ज्यादा आए, तो आपको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो हमेशा जो है बच्चों सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी वैल्यू बड़ी आती है आर इक्विवेलेंट की, लेकिन उन्हीं सब रजिस्टर को बच्चों आप पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे तो सबसे छोटे वाले से भी छोटी आएगी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप आपको याद रखोगे इसको। ओके, तो ये दोनों बात सही कह रहा है, मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो लेकिन आप ये बताओ बच्चों, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसमें रिलेशन है क्या, कि मतलब यहाँ पे हमको बढ़ाना रहता है इसलिए हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, है ना, तो क्या, और इसलिए जो है इंड टू इंड जो है सीरीज में बोला जाता है, मतलब इस तरीके के इंड टू इंड को कनेक्ट करने को सीरीज में हम इसीलिए बोलते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, उसके नाम में थोड़ी उसके इसके रीजन हुआ। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसा ऊपर वाला क्यों हो रहा है, इसके वजह से अगर ऊपर वाला है ना, इसके होने से ये हो रहा है ना, तो ही आप मानो कि ये सही होने वाला है ऑप्शन ए, नहीं तो इसके होने से इसका फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, चलो अजर्सन देखिए क्या बोला है, बोला कि 24 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across two points having a potential difference 12 volt। ठीक है ना, तो आप देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, है ना। और यहां से आप देखो क्या है, वर्क दे रखा है बच्चों 24 जूल और कितने चार्ज को ले गया बच्चों 2, कितना आया 12 वोल्ट आ गया, तो सही बात है, इसका मतलब ये सही है। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क, यहाँ पे वर्क डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, सही तो कह रहा है ना, और इसी वजह से वो आ भी रहा है आंसर। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के वजह से ही वो आ रहा है ना, कि अगर इतना 2 कूलम चार्ज को आप ले गए और 24 जूल का आपका काम करना पड़ा, तो इसका मतलब वहां का जो पोटेंशियल होगा, जिस पॉइंट से आप जिस पॉइंट तक ले गए उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ना, तो ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड
inward that is face towards the center of the sphere is called concave mirror. ओके सही बात है बच्चों, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही तो रहता है ना, इधर कहीं फोकस, ठीक है, और यहाँ पे पोल, ठीक है, सही बात है, पहला आदमी सही है। कह रहा है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड, सही बात है, ये भी सही है, दोनों व्यक्ति सही है, लेकिन आप ये बताओ क्या प्लेन मिरर के वर्चुअल इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाने के वजह से ये हम बोलते हैं ऐसा इसको कनकेव मिरर? बिल्कुल नहीं, इन दोनों में कोई बच्चों वो नहीं है ना, तो क्या ऑप्शन सही होगा? बी, ठीक है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू मोर देन 1। ओके, तो कह रहा है बच्चों जब हम कनकेव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, इधर कहीं, तो मैग्निफिकेशन बच्चों उस टाइम पे कह रहा है कि पॉजिटिव होता है, सही बात है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में एम पॉजिटिव, सही बात है, सही कह रहा। और बच्चों मैग्नीफाइड भी बनता है, तो मैग्नीफाइड का मतलब मैंने बताया था कि एम की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, है ना। डिमिनिश के लिए आपका 1 से कम होता है, और बराबर के लिए बच्चों 1 होता है ना। एच आई इक्वल एच ओ, और यहाँ पे क्या है, एच आई इज लेस देन एच ओ, और ये क्या है बच्चों, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, ये सभी कंडीशन मैंने बता रखा है, ठीक है। रीजन, कनकेव मिरर मेक रियल एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये क्या बोल दिया, कह रहा है कि पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो रियल एंड इनलार्ज नहीं बच्चों, वर्चुअल, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है उसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला व्यक्ति तो सही है और दूसरा व्यक्ति क्या है बच्चों, झूठा, है ना। तो कौन सा, ए इज ट्रू और इज फॉल्स, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। Assertion, the formula connecting UVF for spherical mirror is valid in all situation for all spherical mirror for all position of the object। सही बात है ना, हर एक सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होने वाला है बच्चों, मिरर के लिए 1/v + 1/u, है ना, सही है, हमेशा के लिए। फिर यहाँ पे इसका अब रीजन सुनिए कि ये वैलिड इसीलिए है ताकि, क्यों है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेज। क्या बच्चों केवल प्लेन सरफेस पे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है क्या? नहीं, मैंने बताया है कि चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, मतलब चाहे सरफेसेस स्मूथ हो चाहे सरफेसेस कर्व्ड हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होता है, ठीक है, हमेशा के लिए। तो स्ट्रिक्टली ये वर्ड जोड़ के इसने क्या कर दिया, गड़बड़ी। तो पहला व्यक्ति तो सही निकला और दूसरा व्यक्ति क्या निकला बच्चों, झूठा, तो ऑप्शन सी। ओके, कह रहा है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, सही बात है, पहला व्यक्ति सही निकल गया। फिर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। क्या बात कर दिया, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या रटा है एकदम, क्या रटा है बच्चों कि जो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, है ना, वो जो जादू वाला ओम 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 जो है वही वाला। तो ये पहला व्यक्ति सही, दूसरा गलत, तो ऑप्शन सी। ओके, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, हम लोग कन्वेंशनली क्या माने बच्चों कि जो डायरेक्शन ऑफ हम करंट लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के तरफ लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता ये चला कि जो वायर है, जो मेटल है, उसमें तो पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता, उसमें तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट हो जाएगा, ठीक है क्या, तो यही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के करंट का डायरेक्शन लेते हैं। सही बात है, पहला सही है, पहला व्यक्ति सही है। कह रहा है कि रीजन इसका दे रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो सही बात है, यही तो आपका क्या है, करंट को
देता है, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ही तो करंट मिलता है ना सर्किट में अपने को। ये सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। अब बात आता है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से हम डायरेक्शन ऑफ करंट उसके अपोजिट लेते हैं, ये क्या बात हुआ? नहीं, इलेक्ट्रॉन मोशन चाहे जिधर करे, हमको करंट का डायरेक्शन तो हमारा किसके वजह से है? पॉजिटिव चार्ज के कन्वेंशन है, पहले तो ये कन्वेंशन है और हम लोगों का कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज के अलाउंग, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात तो है ही नहीं करंट का डायरेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन बी, ठीक है। ए इज ट्रू, बी मींस आर इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। सही बात है ना। जनरली हमारा कॉपर और एल्युमिनियम वायर से ही आपके जो है ट्रांसमिशन लाइन से पावर सप्लाई आता है, ठीक है। मेटल्स आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, क्या झूठा आदमी है ये, है ना। अभी तो बोल रहा था कुछ और, अब फिर ये झूठा है, बदल गया बच्चों ये, ठीक है। तो इस पे विश्वास नहीं करते जो बीच बीच में बदल जाए, ठीक है। क्या बोला था अभी इसने बोला था कि ये जो हीटिंग एलिमेंट के लिए हम क्या अलॉय यूज करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में, और यहाँ पे ये फिर क्या कह दिया? मेटल को यूज करते हैं, नहीं, ठीक है। तो क्या है आपका ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। कह रहा है द ग्राफ ऑफ वी आई मींस वी आई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे प्लॉट लिख सकते हो आप बच्चों, द प्लॉट ऑफ, है ना, कि मतलब हम वी आई को प्लॉट करते हैं। द प्लॉट ऑफ वी आई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सही बात है बच्चों, हम लोगों ने वी और आई, है ना, ओम्स लॉ वाला देखा होगा आप लोगों ने, कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के लिए उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, केवल और केवल कंडक्टर के लिए, ठीक बात है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है ना। अब कह रहा है कि द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या सही बात है ये? हाँ, हम लोगों को पता है स्लोप क्या होता है बच्चों। स्लोप होता है कि वर्टिकल एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी रहे उसका चेंज, मतलब वी डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वोल्टेज, और फिर अपॉन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन है बच्चों? करंट। तो आपने पढ़ा होगा कि V, है ना, R इक्वल क्या होता है? V अपॉन I। तो V अपॉन I आपका क्या होता है बच्चों? R, मतलब स्लोप ही आपका क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है, किसका? VI ग्राफ का। बच्चों कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, क्या IV कर देता है, मतलब I आप इधर लो, है ना, I आप इधर लो और V इधर लो, तो वहां पे आप क्या निकालोगे? तो स्लोप निकालोगे बच्चों, तो क्या आएगा? अब वर्टिकल एक्सिस पे कौन है? डेल आई, और हॉरिजॉन्टल पे डेल वी। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन आर आपका आता है, ठीक है, किसका स्लोप? आईवी ग्राफ का। आई होप आप इसको याद रखोगे, ठीक है। तो ये दोनों सही है ना। यहां पे ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा सही होने वाला है बच्चों? फिर आपका पहला व्यक्ति भी सही बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति भी सही बोल रहा है। क्या आप बताओ कि इसका स्लोप, वी आई का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आता है प्लॉट। क्या इस बात का कोई सेंस है? आप ऐसे समझो क्या, कि इसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है, तो इस वजह से ग्राफ का जो आपका नेचर आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। दो लोगों में दोस्ती तभी होगी बच्चों ना, जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब ये जो रीजन है वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो कैसे फिर दोस्ती होगी? और जब दोस्ती होगी नहीं तो ऑप्शन बी, ठीक है, मैंने बताया है, जब दोस्ती तभी होगी फिर आपका ए ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए, इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू टू ऑपरेट। ओके, यहां तक आपका अजर्सन है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर ज्यादा हो जा रहा है,
तो यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है बच्चों कि हम क्या कर दें, एक हीटर और एक बल्ब को एक साथ सीरीज में जोड़ दें। ठीक है, हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि ये इन दोनों को बहुत अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है। बल्ब है बच्चों बहुत कम उसका रेजिस्टेंस होता है, जो आप देखोगे हीटर है उसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो एलॉय के बने होते हैं, और बल्ब का फिलामेंट जनरली क्या होता है बच्चों, मेटल्स का बना होता है। तो आप देखोगे फिर ये क्या है, तो ये सही बात कह रहा है, पहला व्यक्ति सही है ना। अब कह रहा है इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा व्यक्ति भी सही है। और बच्चों यही रीजन है, क्यों, क्योंकि अगर हम दोनों को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, दोनों में सेम करंट जाएगा। अब जब दोनों में सेम करंट जाएगा तो जितना करंट हीटर को चाहिए है ना, उतना करंट फिर बल्ब को तो चाहिए नहीं, तो इसके वजह से क्या होगा, दिक्कत आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी ये बात तो क्या बोला है, दोनों लोग सही हैं। और ये ऐसा क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि सीरीज में जोड़ने पे सेम करंट फ्लो होता है, तो ये सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए ना, ये क्या कर रहा है, सीरीज में सेम करंट होता है, इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक बात है, तो ऑप्शन ए ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में दोस्ती है, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। जनरली आपको बच्चों रीजन को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 60 नंबर क्या बोला है, फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूअल हाई इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बच्चों, फ्यूज क्या करता है, जब किसी सर्किट में एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो होती है तो वो जो है फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपके आगे के जो भी डिवाइसेस है वो बच जाते हैं, सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज, है ना। ये सही है, तो पहला व्यक्ति तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट, ये भी सही है। अब ये बताओ बच्चों, क्या एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट होता है, इस वजह से जो है फ्यूज जो है इसको बचा पाता है, मतलब हाई करंट से डिवाइसेस को हाई करंट से बचा पाता है, क्योंकि उसका पावर का यूनिट वॉट होता है। बहुत नॉनसेंस की बात है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा, दोनों सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है। ठीक है, ओके। कह रहा है एज पर ओम्स लॉ एट कांस्टेंट वोल्टेज इफ द रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट हाफ, सही बात है। V इक्वल आपका होता है IR, है ना, और वोल्टेज कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कर दो बच्चों, मतलब तो यहां से आप देखो तो करंट इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सही बात है। ठीक है, तो अगर हम इसको डबल करेंगे, डबल मतलब इसको बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सही बात है। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, सही बात है ना। ये इसलिए हाफ हो रहा है क्योंकि जो है करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कब, जब वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं हम। ठीक है, तो सही बात है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखो ये दोनों, ये भी सही व्यक्ति है, ये भी सही व्यक्ति है, और ये जो रीजन है बच्चों ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट रेजिस्टेंस के, इसीलिए जो है वहां पे रेजिस्टेंस को डबल करने पे करंट आधा हो गया। ठीक है, तो इनमें दोस्ती हो सकती है, मतलब ऑप्शन ए सही हो सकता है। ओके, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव एंड ऑफ कन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, ठीक है, देखते हैं अपन ने, हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, मतलब मेन फोकस यहां होता है तो फोकल लेंथ इधर, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर बच्चों इसका फोकस इस साइड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये कह रहा है कि कॉन्केव मिरर का नेगेटिव साइड, सही बात है, और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव साइड, सही बात है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है कि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव, है ना, क्योंकि कॉन्केव मिरर का लेफ्ट में और कॉन्वेक्स मिरर का राइट में। ओके, ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सभी डिस्टेंस हम पोल ऑफ द मिरर से ही मेजर करते हैं। ठीक बात है, तो ये व्यक्ति भी सही है और दूसरा व्यक्ति भी सही है। अब ये बताओ बच्चों, हम लोग सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं
इसके वजह से हम इसको नेगेटिव लेते हैं और इसको पॉजिटिव लेते हैं? नहीं, ये तो हम किसके वजह से लेते हैं? क्योंकि हमारे जो कार्टेशियन जो न्यू साइन कन्वेंशन आपका आया है उसमें ऐसा बोला गया है कि राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। ठीक है, अगर ये रीजन दिया रहता कि हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ऐसा बोले हैं कि लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव लेते हैं, इस वजह से इनका जो है फोकल लेंथ कनकेव का नेगेटिव और इसका कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है एडजसेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो फिर ऑप्शन बी। ओके, चलिए, आई होप आप बच्चों वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे होगे या आप नोट डाउन कर रहे होगे। मैं देखूंगा कि लास्ट तक सबसे ज्यादा किसका सही होने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ऑनेस्टली, है ना। देखिए, अभी आप ऑनेस्ट जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही लाइफ में अच्छा कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आप मेरे से झूठ बोल लोगे लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। तो आप सबसे सही है आप ऑनेस्टली आंसर करना। ओके, चलिए, वर्चुअल पहला मींस 19 नंबर, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। ठीक बात है ना, हमेशा वर्चुअल जो होता है इरेक्ट होता है। कह रहा वर्चुअल इमेज आर फाउंड बाय डाइवर्जिंग लेंस ओनली। आप बताओ बच्चों, वर्चुअल इमेज केवल डाइवर्जिंग लेंस से ही फॉर्म होता है? नहीं यार, यहाँ पे हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था, फिर देखो बच्चों, दोनों लेंस से भी हो सकता है वर्चुअल इमेज, तो दोनों लेंस से भी, दोनों मिरर से भी हो सकता है वर्चुअल इमेज। तो ये तो क्या, ये तो झूठ बोल रहा है। पहला क्या हो गया, ऑप्शन ए सही और दूसरा गलत, आर गलत। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? सी। ठीक है, ओके, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, हाँ, कि मैंने बताया था कि पावर क्या होता है बच्चों, किसी भी लेंस या मिरर का जो होता है कितना वो रे को मोड़ सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, मतलब कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। तो ये वही कह रहा है। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक बात है, पावर क्या होता है बच्चों? 1/f। ठीक, सही है। तो पहला व्यक्ति तो सही निकला, सच्चा निकला। If f is expressed in meter, then the power is expressed in diopter। सही बात है, ये बात भी सही है कि अगर हम लोग को पता है कि अगर हम फोकल लेंथ बच्चों क्या मीटर में लेते हैं तो हम पावर का एसआई यूनिट क्या लिखते हैं? डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डायोप्टर। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों, हम जो है फोकल लेंथ मीटर में लेके पावर का यूनिट डायोप्टर में रखते हैं, इसीलिए पावर का जो फॉर्मूला आया है ये आया है। इसके वजह से पावर का फॉर्मूला वो है नहीं यार। ठीक है, इसके वजह से मतलब डायोप्टर हो, पावर का एसआई यूनिट डायोप्टर होने के वजह से आपका फोकल लेंथ मींस पावर 1/f होता है? नहीं। ठीक है, तो दोनों तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? बी। ठीक है, हमेशा आप बच्चों यही आप ऐसे पढ़ो कि वाई से क्वेश्चन कर दिया करो, है ना, जो भी स्टेटमेंट बोले वो, जो भी अजर्सन दिया जाए, है ना, क्या अजर्सन जो भी दिया जाए, बस अब उसको क्यों से क्वेश्चन करो, और क्यों से क्वेश्चन करने पे अगर रीजन आपका सही आंसर मिल गया तो इसका मतलब ऑप्शन ये सही होने वाला है। ठीक है, वो कह रहा है कि पावर जो होता है आपका डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, हाँ, डाइवर्जेंस होता है, और पावर जो होता है 1/f होता है। तो पावर क्यों 1/f होता है? क्वेश्चन आया, क्या पावर क्यों 1/f होता है? क्योंकि पावर का यूनिट डायोप्टर, एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। ये क्या बात हुआ? ठीक है, गलत है ना, इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हुआ उसमें। ठीक है, फिर कह रहा है द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और रहेगा यहाँ पे, और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। बच्चों सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, फिर से ऑप्शन इसमें का भी बी ही, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, हटाओ। फिर 22 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज, ये गलत रहेगा,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही बात है बच्चों, हम लोगों ने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला था, म्यू से निकाल लिखते हैं, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम के चाहिए, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर वहीं पे हम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वहां पे हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ओके चलिए, तो पहला व्यक्ति तो सही निकला। कह रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज मोर देन वाटर। नहीं, जो बच्चों म्यू आइस होता है वो कम होता है म्यू वाटर से। ठीक है, हाँ ये 1.31 होता है और ये 1.33 होता है ना। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर, तो ये झूठा आदमी है। बच्चों डरने की बात नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया है बस ऐसे ही, ये इस तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, जहां तक मुझे उम्मीद है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ओके, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेज ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। सही बात है। तो ये हुआ बच्चों आपका इंसिडेंट रे, है ना, और ये हुआ आपका इमर्जेंट रे। ठीक है, और मैंने बताया कि इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है और इमर्जेंट रे ये है। ये क्या होता है बच्चों, जैसे ही पैरेलल मींस ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है वो पैरेलली क्या हो जाता है, इसको जाना चाहिए था, यहाँ वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से वो शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला बच्चों, एक बार देखो ये क्या कर रहा है कि ये जो दोनों सरफेसेस पे जो हुआ है बेंडिंग, एक बार ये क्या है, नॉर्मल्स की ओर मुड़ा है, और यहाँ पे देखो बच्चों नॉर्मल से दूर भागा है। ये देखो, ये नॉर्मल्स के दूर भागा है और यहाँ पे नॉर्मल की ओर मुड़ा है ना, ये नॉर्मल है ना आपका। ठीक है, तो ये एक बार नॉर्मल की ओर मुड़ा और एक बार नॉर्मल से दूर भागा, तो वही कह रहा है कि जो आपका बेंडिंग है वो अपोजिट और इक्वल अमाउंट में है, इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है द इमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड स्लाइटली साइडवर्ड इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सही बात है, जो आपका इमर्जेंट रे है वो उसके पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों सही हैं, ये व्यक्ति भी सही है, ये व्यक्ति भी सही है। क्या ये बताओ बच्चों कि इसके ये ऐसा शिफ्ट होने के वजह से आपका ये ऊपर वाला सही है, कि मतलब जो बेंडिंग होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है क्योंकि ये साइड में निकलते हैं इसलिए? नहीं, बल्कि ये होता बच्चों क्या कि ये जो दोनों हैं, है ना, कि मतलब शिफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता, मतलब ये अगर अजर्सन में रहता और वो रीजन में रहता तब सही होता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। तो अभी तो ये क्या है, ऑप्शन बी सही होने वाला है। ठीक है, चलो यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही वाला आ गया बच्चों। देखो क्या कर रहा है, लाइट रे इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड स्लाइटली शिफ्टेड साइडवर्ड इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब। तो ये कह रहा है बच्चों कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, जो इमर्जेंट है वो इसके साइड में पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, पैरेलली ही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अब रीजन सुनिए, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे at the opposite faces of rectangular glass slab is equal and opposite। ये क्यों पैरेलल निकल रहा है? क्योंकि जितना ये यहाँ पे बेंड हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्मल, उतना ही ये बेंड हुआ है यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेंडिंग एक बार क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार एंटी क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसलिए ये पैरेलली ही निकला है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही है बच्चों, ये पैरेलली क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये जो नीचे वाला है बच्चों, है ना, सपोर्ट भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल
इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज। अरे अरे अरे, यहां तक तो सही था बच्चों, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, लेकिन हमेशा छोटा बनाता है कनकेव लेंस, है ना, अपन ने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। कह रहा a ray of light passing through the optical center of concave lens will emerge without any deviation। सही बात है, अगर बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से, चाहे ये कनकेव लेंस बोले बच्चों, चाहे जो भी लेंस रहे, ठीक है, कन्वेक्स भी रहता तो भी यही होता, ठीक है। तो ऑप्शन मीन्स आपका रीजन तो सही है, अजर्सन गलत, रीजन सही, तो कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। क्लियर है? करा अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ रियल एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही बात है, कॉन्वेक्स लेंस बच्चों ये रियल एंड मैग्निफाइड इमेज बना सकता है, ठीक है। कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, तो यहां पे मान लेते हैं f है और इसके डबल डिस्टेंस पे 2f, ठीक है। तो बच्चों कब ये कह रहा है कि बनाएगा, ऐसा कब करेगा? जब आपका ऑब्जेक्ट इसके बीच में रहता है, f और 2f के बीच में रहता है, तब आपका जो इमेज बनाता है वो बच्चों बियॉन्ड 2f बनाता है और मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। आप लोगों ने रे डायग्राम से देखा होगा, चलो ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हुआ, वो इमेज हुआ, ओके। तो बच्चों ऑप्शन ए भी मीन्स आपका अजर्सन भी सही बोल रहा है और रीजन भी सही बोल रहा है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। मतलब ये जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन सही है अजर्सन का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू, है ना, मिरर इन व्हीकल। तो बच्चों हम लोगों ने देखा होगा कि जो भी कार हो गया या बाइक हो गया, पीछे रियर व्यू या साइड मिरर जिसको बोलते हैं हम, तो रियर व्यू में देखने के लिए मींस रियर व्यू के लिए आप कौन सा मिरर यूज करते हो? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये सही कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं, ओके। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। सही बात है ना बच्चों, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, जैसे आपको अगर कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो पहले तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग तरीके का इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर यूज करोगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनाएगा। बच्चों तो आपको अगर बस देखना है तो बस का पता चलेगा, बस के बड़ा है ना, बस का आप क्या पता बस हेडलाइट ही देख पा रहे हो या फिर कोई एक पोर्शन देख पा रहे हो और उसके बगल में स्कूटर क्या क्या और भी कार वगैरह वो सब नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको उतना ही बड़ा इमेज दिखेगा ना मिरर में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अपन कौन सा यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर, है ना। अब वो बस को छोटे में दिखा देगा आपको इस मिरर के अंदर, है ना, नहीं तो आपको बड़े साइज का मिरर लेना पड़ेगा अगर प्लेन मिरर यूज करोगे तो। और साथ में एक और फायदा होता है बच्चों की, जो आपका कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है ना। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितने दूर के मींस कितने रीजन तक के इमेज को वो दिखा दे रहा है ना, वो आपका क्या होता है कॉन्वेक्स का ज्यादा आता है। तो इन दो रीजन के वजह से कॉन्वेक्स मिरर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन मींस आपका ये सही है, पहला व्यक्ति भी सही है, दूसरा व्यक्ति भी सही है और दूसरे व्यक्ति के वजह से ही पहला व्यक्ति है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन करो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये, इसका मतलब सही है। मैंने बोला अगर आप क्वेश्चन को क्यों से पूछो जो अजर्सन में दिया गया और रीजन सही कह दे उसको, तो आपका ऑप्शन ए नहीं तो ऑप्शन बी, ठीक है। चले, कह रहा है अ लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में बच्चों है ना, सोलर कुकर में आप देखोगे वहां पे हम एक बहुत बड़े कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये सही बात है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। नहीं, हम लोग सेविंग मिरर के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं बच्चों? क्या? कनकेव मिरर ही। कब? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। और वैसे भी ये कह रहा है बच्चों की लार्जर इमेज, अपने को पता है कि कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है, तो ये हो गया गलत, अजर्सन सही और रीजन गलत, ऑप्शन
सी। ओके, चलिए जल्दी जल्दी और करते हैं। कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। सही बात है ना। कनकेव मिरर जो है बच्चों वो दोनों तरीके के मैग्निफिकेशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखो बच्चों, उसको क्यों से क्वेश्चन करो, ये देखो आंसर दे रहा है कि नहीं। कह रहा है कि हमारा जो कनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना। सबसे पहले तो बच्चों देखो ट्रू है कि नहीं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है ना, दोनों व्यक्ति सही हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो आप क्या करो, क्वेश्चन पूछो। कह रहा है कि कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, तो ये कह रहा है क्योंकि वह दोनों तरीके के इमेज बना सकता है, वर्चुअल एंड रियल। तो सही बात है, इसका मतलब ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। सही बात है, मैंने बोला है बच्चों कि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, लेफ्ट में। ठीक है, इसीलिए हमेशा ये क्या होता है, यू नेगेटिव होता है। सही बात है ना। इधर पॉजिटिव और इधर क्या होता है, नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ठीक है, कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सही बात है, हम लोग बोले हैं कि मिरर के लेफ्ट में रखना है, तो ठीक है, ए भी ट्रू है, मतलब पहला व्यक्ति भी सही है, दूसरा व्यक्ति भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन है ना ए। ओके, चलिए, इफ द लेंस प्रिस्क्राइब बाय एन ऑप्टिशियन हैज पावर +2 डायोप्टर देन द लेंस इज कॉन्वेक्स। अपने को पता है बच्चों, है ना, कॉन्वेक्स लेंस का जो है फोकल लेंथ क्या होता है, मेन फोकस इधर साइड होता है ना, ये होता है फोकल लेंथ, मेन फोकस ये होता है। तो इस साइड हमारा क्या होता है बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा पॉजिटिव। ठीक है, फिर कह रहा है कि कनकेव लेंस हैज नेगेटिव पावर। हाँ, कनकेव लेंस अपने को पता है बच्चों, यहाँ पे आप बनाओगे, चलो इधर बना दे रहा, कनकेव लेंस बनाओगे तो इसका मेन फोकस इस साइड आता है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ इसका नेगेटिव, यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। और जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या है, 1/f ही तो है ना। अगर ये नेगेटिव हुआ तो वो भी पावर भी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब बताओ बच्चों, क्या जो ऊपर वाला इसलिए सही है, वो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है? नहीं यार, इसके नेगेटिव पॉजिटिव से उसको क्या लेना देना, इसलिए है ये पॉजिटिव क्योंकि हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम मान ही रहे हैं कि राइट साइड पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक है, तो क्या दोनों लोग सही हैं, लेकिन दोनों में दोस्ती नहीं है, मतलब ऑप्शन बी। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉपर वायर मैग्नेटिक नीडल केप्ट नियर द वायर शो डिफ्लेक्शन। सही बात है, अगर एक कॉपर वायर है बच्चों, है ना, उसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है, ये कॉपर वायर है और एक करंट पास हो रहा है, तो इसके पास में जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होगा, है ना, उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आपका क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। सही बात है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ही करंट पास होता है किसी भी वायर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये सही बोल रहा है, ये व्यक्ति सही है। कह रहा द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है ना वहां पे करंट के वजह से, इसलिए ना। नहीं तो उसके पहले तक तो हम लोग बस जानते थे कि मैग्नेटिक कंपास केवल मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होता था, है ना, ऑस्टेट के पहले। फिर ऑस्टेट ने बताया नहीं भैया, करंट के वजह से भी इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और करंट के वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके चारों तरफ। तो इसलिए बच्चों ये क्यों, इसमें क्यों से क्वेश्चन पूछो और ये आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ओके, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स। सही बात है बच्चों, है ना। हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि अभी जो है राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाएंगे, ये एक वायर है उसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये क्या है, इधर से
इंटर करेगा और इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब इधर के रीजन में क्रॉस और इधर के रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड डॉट, है ना। यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर घूम के आ रहा है, ठीक है। ये एरो मैंने बना दिया यहाँ पे अंदर, ठीक है। और कह रहा है जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदलेंगे तो बदल जाएगा, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन सही है, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी गिवन इन अकॉर्डिंग विद द लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल कब पढ़ा आप लोगों ने यार? राइट हैंड थंब रूल था, ठीक है। जो लोग लेफ्ट हैंड से राइट करते हैं, लिखते हैं ना, वो सावधान हो जाएं, है ना। कई बार बच्चे इसी से लेफ्ट हैंड रूल से ही मींस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं। नाम में ही राइट हैंड बोल रहा है तो राइट हैंड उठना चाहिए उसके नाम यूज करते ही, है ना। इसी तरह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करने जाओ यूज, मींस जब भी आप यूज करो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो लेफ्ट हैंड आना चाहिए, ओके। तो क्या ये तो गलत है ना, तो ऑप्शन ए सही, मतलब ये वाला, मतलब रीजन एजर्सन सही है, रीजन गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इंक्रीज व्हेन इट डिस्प्लेसेस अवे फ्रॉम द वायर, ओके। एक आपके पास वायर है ना, जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो है, जैसे जैसे हम, ये आपका कंपास है बच्चों, है ना। एक बार कंपास यहाँ पे रखे तो कितना डिफ्लेक्शन आया, एक बार कंपास को हम यहाँ पे रखे हैं तो कितना डिफ्लेक्शन आया। वो कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इंक्रीजेज एज वी डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द, नहीं बच्चों, ये ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, ये कम डिफ्लेक्ट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं वो क्या होता है, कम होता रहता है। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, है ना, ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो पहला मिस आपका रीजन तो सही है, ये रीजन सही है, लेकिन ये बेटा क्या कर रहा है, ये गलत बोल रहा है ना। तो अजर्सन गलत और रीजन सही, ऑप्शन डी, ओके। ये ध्यान रखना बच्चों, अभी इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन हैं, ओके। कह रहा इन आवर होम वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई आल्सो कॉल्ड मेंस, है ना। हाँ सही बात है, हमारे घरों में जो बच्चों पावर सप्लाई आती है वो लाइव वायर या मेंस के थ्रू आती है ना, ठीक है, ओके। पहला आदमी तो सही निकला। कह रहा इन आवर कंट्री पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। सही बात है, मैंने बताया था बच्चों कि लाइव वायर आपका क्या होता है, 220 वोल्ट पे होता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है बच्चों वो 0 वोल्ट पे होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये बात भी सही है। अब ये बताओ बच्चों कि इसके वजह से इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है, इसलिए हम इसको पावर सप्लाई बोलते हैं, या पावर सप्लाई जो हमारे घरों में आता है इसलिए ये ऐसा होता है, मीन्स, है ना। या फिर हम ऐसे पूछ ले कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आता है उसको मेंस सप्लाई हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। कोई सेंस है इसका? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी, ठीक है। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ओके। कह रहा इन आवर हाउसेज वी रिसीव एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट विथ अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सही बात है ना। इंडिया में यही यूज होता है, 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट। इन केस ऑफ हाई करंट जूल हीटिंग टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। सही बात है ना बच्चों। जब भी फ्यूज वायर किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे ही तो काम करता है ना। एक जब करंट जो है बच्चों एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाता है ना। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। करंट बढ़ेगा और जो है हीटिंग ज्यादा हो जाएगा, इसके वजह से जो है आपका फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है और फिर आपका सर्किट आगे का ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो दोनों लोग तो सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या इसके फ्यूज वायर के होने से वो बात सही हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके। तो ऑप्शन बी अगेन।
कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, है ना। यहां पे बच्चों आप बताओ, ये एक आपका कॉइल है ना, कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। मैं मान लेता हूं बच्चों क्या, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल में, ठीक है। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इस सेंटर पॉइंट ओ लिए हैं, और वो क्या है बच्चों, कॉइल है ना, करंट कैरिंग कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। तो सही बात है बच्चों, हमने पढ़ा है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। अगर हम इस कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट O पे जो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला व्यक्ति तो सही है। कह रहा है रीजन सुनिए कि वो सही क्यों है, इसके वजह से देखिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। नहीं भैया, वो तो सही है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब तो वैसा हो पा रहा है ना, ठीक है। इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है और वो ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला तो व्यक्ति झूठा निकल गया, अजर्सन ट्रू है और रीजन फॉल्स, तो इसलिए ऑप्शन सी। ओके, फिर से देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो बच्चों ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है स्ट्रेट वायर की वजह से, है ना, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वो और बड़े होते जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है, हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों क्या, इसके चारों तरफ जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जितना ज्यादा दूर जाएंगे तो वो सर्कल क्या होगा बच्चों, और बड़ा होगा, है ना। और दूर के लिए बनाएंगे तो और बड़ा होगा, ठीक है, और दूर के लिए बनाएंगे तो और बड़ा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात सही कह रहा है, पहला आदमी सही है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ गिवन करंट इन अ कंडक्टर डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। ठीक बात है, ये बात भी सही है बच्चों कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, है ना, मतलब आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, कम होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट, है ना, किसी भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिक्रीज होता है कब, जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करा। ठीक बात, सही है ना। तो ये व्यक्ति भी सही है, दोनों व्यक्ति सही हैं। अब ये बताओ बच्चों, तो ये यहाँ पे जैसे जैसे ये दूर जाते हैं, इसीलिए तो ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो बड़ा हो जा रहा है ना, ठीक है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अजर्सन इन आवर होम्स टू सेपरेट इलेक्ट्रिक सर्किट आर यूज्ड, वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग एंड अदर ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग, ठीक है ना। कितने तरीके के, दो तरीके के, 5 और 15, ठीक है, सही बात है, ये व्यक्ति सही बोल रहा है। फिर दूसरा रीजन सुनिए, अर्थ वायर इज यूज्ड एज सेफ्टी मेजर especially for those appliances that have metallic body, for example electric press, toaster, table, fan, refrigerator, etc। ठीक बात है, ये भी सही है बच्चों। हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा मेटेलिक बॉडी वाले डिवाइसेज हैं उसमें अगर कभी लीकेज ऑफ करंट हो तो वो उसके वजह से अपने को शॉक ना लगे, ठीक है। तो ये भी सेफ्टी डिवाइस है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन क्या बच्चों इसके वजह से ऊपर वाला सही है, नहीं। हम वो दो तरीके का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको कई डिवाइसेज ऐसे हैं जो कि हमारा कम करंट ड्रॉ करते हैं, कोई ऐसे डिवाइस है जो कि ज्यादा ड्रॉ करंट करते हैं, है ना। जो हाई पावर वाले डिवाइसेज है, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, आपके एसी हो गया, ये सभी क्या है, हाई पावर डिवाइसेज है, तो उनके लिए 15 एम्पियर रेटिंग वाला चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मींस ऑप्शन बी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द caused by dispersion of sunlight by tiny water droplet present in the atmosphere। ठीक बात है बच्चों,
रेनबो क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि जो बच्चों बारिश के बाद जो भी रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर में बचे रह जाते हैं उसके वजह से, है ना, वो क्या होता है, वो टाइनी ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म की तरफ बिहेव करते हैं, है ना, वहां पे लाइट डिस्पर्स हो जाती है। ठीक बात है। रीजन सुनिए, कह रहा है द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन ऑफ द सन, मतलब सन जिस साइड होता है बच्चों उसी साइड रेनबो फॉर्म होता है? नहीं, हम लोगों को याद हो, सन जिस साइड होगा, अगर सन आपके सामने है तो उस साइड आपको नहीं दिखेगा, सन अगर आपके पीछे है तो आपको इधर के साइड रेनबो दिखेगा। तो ये क्या है? रीजन गलत, पहला व्यक्ति सही, दूसरा व्यक्ति गलत, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली फर्दर ऑब्जेक्ट आर सीन डिस्टिंक्टली। सही बात है, हाइपरमेट्रोपिया मैंने बोला बच्चे, हाइपर मतलब दूर का दिखता है ना, और पास का नहीं दिखता, इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं ना। फार साइटेड मतलब फार का दिखना, तो दूर का तो क्लियरली दिखेगा, पास का नहीं दिखता, तो पहला तो सही है। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाई यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सही बात है ना। हाइपरमेट्रोपिया किससे सही होता है? कॉन्वेक्स लेंस से, तो दोनों तो सही है। क्या एक्सप्लेनेशन बच्चों सही है क्या? मतलब जो रीजन दिया जा रहा है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, कि कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के सही, मतलब हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए, इसलिए जो है हाइपरमेट्रोपिया में मतलब दूर का दिखता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अगर कनकेव करते तो फिर दूर का नहीं दिखता, ये कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, तो आप बच्चों क्यों से क्वेश्चन करो, अगर ये आंसर दे दे रहा है सही सही तो इसका मतलब ए ऑप्शन होने वाला है, नहीं तो बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, कह रहा है इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन द स्काई वुड लुक ब्लू। नहीं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ब्लैक। तो ये तो पहला व्यक्ति गलत, पहला व्यक्ति गलत, तो फिर एक ही ऑप्शन डी, दूसरे के पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पढ़ लो, क्या पता सही हो ना सही हो, कोई एक और ऑप्शन आ जाए एग्जाम में, लेकिन अभी तो 99% है कि डी आप मार दो, एक ही गलत होते ही। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइन पार्टिकल। सही बात है बच्चों, जब लाइट जो है फाइन पार्टिकल से स्ट्राइक करता है तभी जो वो वेरियस डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, और इसी फिनोमेना को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। लेकिन जब फाइन पार्टिकल नहीं रहेंगे तो स्कैटरिंग नहीं होगा। तो सही बात है, ये सही हुआ, वो गलत, मतलब अजर्सन सही, अजर्सन गलत और रीजन सही, तो कौन सा ऑप्शन? डी। ठीक है, जो कि हम लोग पहले टिक कर दिए थे। देखिए फिर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ current carrying solenoid is inversely proportional to the current flowing through the solenoid। नहीं बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंटली, मतलब आपके साइंस के बुक में दिया है कि अगर आप, मतलब एक्टिविटी दिया कि अगर आप सोलिनॉइड के थ्रू करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है ना। तो बढ़ जाता है मतलब कि वहां पे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और बच्चों हर जगह है, चाहे स्ट्रेट वायर, चाहे सर्कुलर वायर, चाहे आपका सर्कुलर वायर से ही तो मिलके आपका सोलिनॉइड बनता है, तो वहां पे भी तो यही होगा ना कि करंट बढ़ाने पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो ये तो क्या बोल रहा है कि जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के। ठीक है, यहां पे तब इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। और फिर से वही बच्चों, जब आपका अजर्सन गलत हुआ तो एक ही बचता ही ऑप्शन, पढ़ लेते हैं। लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। सही बात है, ये भी बताया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। मैं बता दूं बच्चों आपको कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड होता है वो आपका होता है म्यू 0, मतलब अगर एयर हो तो, या फिर म्यू, है ना, जो भी मीडियम हो सोलिनॉइड के अंदर, इनटू में आई इनटू एन। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके, है ना, और ये यूनिफॉर्म होता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बच्चों, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू।
ठीक है, देख लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, कोई करंट कैरिंग वायर के बगल में एक कंपास रखा हुआ है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द कंपास नीडल इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। ठीक बात है बच्चों, यहाँ पे है ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा। जब हम इसको और दूर ले गए मैग्नेटिक कंपास को, तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा अभी बच्चों कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हमारा आर बढ़ता है, मतलब वायर से हम दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास डिक्रीजेज, कब, जब हम दूर जाते हैं वायर से। तो इसका मतलब पहला व्यक्ति तो सही है। दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा व्यक्ति भी सही कह रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है ना, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, और इसी के वजह से तो वो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है बच्चों ना, इसके वजह से ही वो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में बात बन सकती है, इन दोनों में दोस्ती हो सकती है, क्योंकि इसके वजह से ऊपर वाला हो रहा है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत देर बाद ऑप्शन ए आया बच्चों। ओके, फिर देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मैंने बताया अभी बच्चों कि यहाँ पे आपका क्या है, कोई एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। फिर से मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा करंट एंटी क्लॉकवाइज में ही बहता है, नहीं, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। कह रहा है कि यहाँ पे जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैं बता दूं बच्चों क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके रेडियस के, इस सर्कुलर कॉइल के रेडियस के क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। चलो रेडियस हम कैपिटल आर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा रेडियस वाला कॉइल होगा तो उसके सेंटर पे कम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और कम रेडियस वाला सर्कुलर कॉइल होगा तो उसके सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो आप बताओ, रेडियस बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा? नहीं बच्चों, यहाँ तो कह रहा है कि ये कम होगा। इसका मतलब पहला व्यक्ति क्या हो गया, झूठा, पहला व्यक्ति सही नहीं बोल रहा है। रीजन सुनते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो दूसरा व्यक्ति तो सही कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर से बच्चों, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। ओके, चलिए फिर कह रहा है, जल्दी जल्दी बस 5 क्वेश्चन और बच्चे है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced at the center of a current carrying coil increases on increasing the number of turns of circular coil। सही बात है बच्चों। मान लेते हैं कि अपने पास एक कॉइल है, चलो आप क्लॉकवाइज ले लेते हैं, है ना, करंट क्या है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, मींस क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो एक कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, डायरेक्शन निकालना है तो आप देखोगे यहाँ पे इसके वजह से इनसाइड आएगा। ठीक है, अब दूसरा कॉइल इसी के बगल में हम रखे बच्चों। ठीक है, चलो दूसरा कॉइल हम एक ले लेते हैं रेड कलर से। ठीक है, चलो मैं लगभग उतने ही रेडियस का मार रहा हूं, लेकिन मैं छोटा इसलिए बना रहा हूं ताकि अलग अलग आपको दिखे, इसमें भी क्लॉकवाइज सेंस में। अब बताओ बच्चों, रेड वाले के वजह से भी क्या होगा, इस पॉइंट पे अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड, रेड के वजह से भी अंदर के तरफ, और फिर पिंक के वजह से भी अंदर के तरफ। ठीक है, तो अब आप बताओ बच्चों, तो और क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देगा। सही बात है, तो इसका मतलब आपका क्या यहाँ पे बोला, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पे वो बढ़ता है। सही बात है, ठीक है, क्योंकि एड अप होते जाएंगे। फिर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। सही बात है ना, क्या मैग्नेटिक फील्ड बच्चों है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना।
एक और आएगा तो और बढ़ जाएगा, एक और आएगा तो एक और बढ़ जाएगा। तो सोलिनॉइड में यही तो होता है बच्चों, सभी कॉइल जो है मिलके एक नेट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द मैग्नेट मींस सोलिनॉइड। ठीक है, वहां पे बहुत सारे कॉइल ही तो होते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है ऑन फ्रीली सस्पेंडेड ए सर्कुलर सॉरी on freely suspended a current carrying solenoid, it comes to rest in north south direction just like a bar magnet। कह रहा है कि अगर कोई सोलिनॉइड है ना, सपोज कह रहा है उसमें करंट फ्लो हो रहा है और हम उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो बार मैग्नेट की तरह ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करेगा। सही बात है, हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है वो क्या है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, मींस जस्ट लाइक बार मैग्नेट, सिमिलर होता है। जैसा कि बार मैग्नेट का पैटर्न होता है उसी तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है ड्यू टू सोलिनॉइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही बोला है। कह रहा है रीजन सुनिए, वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड अदर एंड साउथ पोल। सही बात है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे आपका मान लेते हैं एक सोलिनॉइड है, अगर इसमें ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, है ना, ये मान लेते हैं ऊपर से ऐसे रैप किया गया है और ये करंट यहाँ पे नीचे से आ रहा है, तो यहाँ से आप ऊपर से रैप करोगे तो ये एंड आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये एंड साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे नीचे से ऐसे आ रहा है तो ये देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये इसी तरीके से, तो ये आपका क्या होगा, बार मैग्नेट की तरह ही तो बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक इन नॉर्थ पोल एक इन साउथ पोल, इसीलिए जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये दोनों जो है सही हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई। तो हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट ही यूज होता है। सही बात है। कह रहा एसी पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ, और ये भी सही ही है। ठीक है, कि एसी करंट जो होता है मतलब एसी पावर सप्लाई, उसको हम बहुत दूर दूर तक बच्चों बहुत कम लॉस ऑफ एनर्जी में ही भेज पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसके वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हम एसी पावर सप्लाई यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा, है ना। ये दोनों सही भी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए फिर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कॉइल। सही बात है ना, मैंने बताया बच्चों। चलो मैं आपको फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ। मान लेते हैं आर रेडियस का आपका सर्कुलर कॉइल है बच्चों, तो यहाँ पे जो आएगा फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का म्यू 0 अपॉन में 2r ये आता है। तो आप यहाँ से देखोगे, और अगर n है तो अगर आपका n कॉइल है तो n से मल्टीप्लाई भी कर लेना आप तो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो है करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो है नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलो कैपिटल आर ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्या बोला इसने, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर डिपेंड ऑन द रेडियस। तो डिपेंड तो करता है बच्चों, है ना, और कैसे करता है, इनवर्सली। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वायर इन द कॉइल। ठीक है, ये बात भी सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और बच्चों इसका ये रीजन बिल्कुल नहीं है, मतलब कि वो जो है रेडियस पे इसलिए डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, है ना, रेडियस पे इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन पूछो कि ये रेडियस पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है इसलिए नहीं। तो दोनों सही तो हैं, दोनों व्यक्ति झूठे मींस सच्चे तो हैं, झूठे नहीं हैं, लेकिन इनके बीच में बात बन नहीं रही है, मतलब ये एक दूसरे के दोस्त
नहीं है सच्चे वाले, ठीक है। ये कुछ अलग बात कर रहे हैं, ये कुछ अलग बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती, और इसलिए ये क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। ओके, फाइनली हम लोग बच्चों लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए। देखिए क्या कह रहा है, अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट। सही बात है बच्चों, करंट कैरिंग वायर है जो आपका है ना, इसके बगल में अगर मैग्नेटिक कंपास रहेगा, ठीक है, या मैग्नेटिक नीडल जिसको बोलते हैं, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, सही बात है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड करंट कैरिंग वायर, और ये क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। ये आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हो रखा है बच्चों पहले ही, है ना। आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसको बहुत पेशेंस के साथ देखो, अगर आप देखे हो तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। इससे आपके एडजर्सर रीजन पहले तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे सोचना है, ये भी आ जाएगा। कई बार बच्चों को पता रहता है ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं मतलब कैसे करें, या फिर इस तरीके से बहुत दिक्कत होता है, इसमें अक्सर गलती होता है। तो आई होप इतने क्वेश्चन करने के बाद अब आपको तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइज के लिए भी रखना, और साथ में बच्चों अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। इस बार जरूर भेजो आप अपने दोस्तों को, और बोलो कि नहीं देखो, और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। सबका साथ सबका विकास, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ ईडी एकेडमी।